दोस्तों बात करूँ इस बिज़नेस से पहले मेरा एक छोटा-सा परिचय हुआ करता था। मैं गरीब परिवार से जन्मा पला-बड़ा। मेरे जो फ़ादर थे, वो गाँव से आए थे और वो भूमिहीन मज़दूर थे। मतलब गाँव में फसलें काटे करते थे और साथ में जब फसल का सीज़न चला जाता था तो गाय-भैंसे चराया करते थे। तो वहाँ पर क्या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी तो उन्होंने सोचा कि कुछ इनकम बढ़ाने के सोच पे उन्होंने पलायन किया तो वो भोपाल आ गए। और भोपाल आके उन्होंने यहाँ पर मेहनत मज़दूरी करी, यहाँ पर मालगाड़ियों में जो सीमेंट की बोरियाँ थी वो खाली करी। इसके बाद शरीर भी उतना सक्षम नहीं था तो फिर उन्होंने वो काम बंद कर बिज़नेस में सब्ज़ी का ठेला लगाया। इसके साथ-साथ वहाँ उनको मुनाफ़ा मिला तो उन्होंने बदल-बदल के फल बेचे, केले बेचे। इस टाइप से उन्होंने तरह-तरह के परिवार चलाने के लिए उन्होंने अपने सारे व्यापार बदल-बदल के किए जिससे परिवार का भरण-पोषण हो। लेकिन माली हालत इतनी तंग थी कि बेहतर कुछ हो नहीं पा रहा था। और हमारे जो परिवार था 2 भाई थे, 1 बहन थी और माता-पिता मिला के 5 लोगों का परिवार था। इस 5 परिवार की ज़िम्मेदारी पिताजी के ऊपर हुआ करती थी, जो कि वो अपने तरीके से निर्वहन करते थे लेकिन जितना भी करते थे उतना कम पड़ जाता था। और हम जिस एरिया में रहते थे, वो एरिया निचला इलाका हुआ करता था। वहाँ पर हम भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि भगवान बरसात ना हो, क्योंकि क्या होता था कि उस एरिया में जैसे ही पानी गिरता था हमारे एरिया में तो लोगों के तो बरसात का पानी छत पे से आता था, लेकिन हमारे यहाँ जो कच्चा मकान होता था उसमें चूहे के बिल से आता था। तो दोस्तों जैसे ही वो पानी घर में आ जाता था, तो हम लोग खाना उस दिन बना नहीं पाते थे, घर में जो चूल्हा होता था पूरा गीला हो जाता था। तो नतीजा ये रहता था हम पानी उतरने का इंतज़ार करते थे और अगर ज़्यादा ही लंबा समय हो जाता था तो फिर हमें खाना बनाने के लिए हमारी माताजी को कहीं पास की बिल्डिंग के नीचे जो सूखा होता था, वहाँ ईंट का चूल्हा बनाकर खाना बनाया जाता था। उस चूल्हे में लकड़ी ना जलाते हुए क्योंकि लकड़ी का भी साधन नहीं हुआ करता था, तो जो पेपर, अखबार और जो कार्टून होते थे, उससे हमारे घर का भोजन पकता था और इस तरीके से परिवार को भोजन की प्राप्ति होती थी। और लेकिन संघर्ष में जीवन इतना खतरनाक होता था कि परिवार में सारे के सारे लोग मतलब कुल मिला के अगर एक दिन लगातार बारिश हो जाए, तो भोजन का भी प्रबंध नहीं हो पाता था, इतनी स्थिति विकट थी। और रहा सवाल खाने-पीने का तो कभी ये होता था कि कभी पड़ोस के लोग भी स्थिति देखते हुए मुहैया करा देते थे भोजन, क्योंकि करने-धरने वाले जो थे, वो पिताजी थे और उनकी आर्थिक स्थिति के साथ-साथ शरीर भी इतना सक्षम नहीं था। क्योंकि क्या था कि जब वो हमारा जीवन क्या भरण-पोषण करते थे, तो केले का व्यवसाय उन्होंने शुरू किया, जो कि कच्चा काम था। कच्चे काम में क्या 5 दिन की मेहनत लगती थी। केले को लाया जाता था, फिर उसकी भट्टी लगाई जाती थी, फिर उसको पकाया जाता था और 4 दिन तक देखभाल करी जाती थी। इसके बाद 5वें दिन बेचा जाता था और 5वें दिन बेचने का उद्देश्य ये होता था कि बिकना ही है। अगर नहीं बिका तो वो पूरा का पूरा माल खराब हो जाता था। तो मतलब पूँजी खड़ी हो गई तो ठीक है, नहीं तो भगवान भरोसे। तो कुल मिला के इस तरीके से यथावत जीवन चल रहा था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, हम बड़े होते गए और साथ में फिर ज़िम्मेदारी पिताजी की हमारे प्रति बढ़ी और उन्होंने हमें स्कूल में भी भेजा, लेकिन स्कूल भेजने की के लिए फीस की स्थिति बड़ी विकट थी। तो एक पास ही में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पर फीस भरने के लिए स्थिति कभी भर दी, कभी नहीं भरती और जब नहीं भर पाते थे तो स्कूल से हमें बाहर कर दिया जाता था कि ये फीस भरिए, इसके बाद आपका हम नाम अंदर लेंगे। तो कुल मिला के यात्रा में भरा जीवन हम लोग जी रहे थे। अब फीस की जुटाने के लिए फिर पिताजी ने बोला, "भई हम पढ़ा नहीं सकते हैं आपको, आप अपने दम पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप भी हमारा सहयोग करो।" तो फिर पिताजी ने हमें भी केले के ठेले में अपने साथ इन्वॉल्व किया। हम भी केले बेचते थे, गली मोहल्ले में जाते थे और हवाई लगाते थे। केले ₹6 के 12 केले, ₹8 के 12 बस यही चलता था। दिन में जितने बिक गए, शाम को वो औने-पौने भाव में पूँजी खड़ी करना मतलब एक कुल मिला के ज़िंदगी पूरी जुए वाली थी। अगर बिक गया तो उस दिन मिलेगी हमारे को भरपूर खाने की आँधी और नहीं तो उस दिन हमें केले से ही काम चलाना पड़ता था। ये हमारी स्थिति हुआ करती थी। दोस्तों वहाँ पर हमारे परिवार में कुल मिला के एक-दूसरे को ही देखकर हम चार्ज होते थे और दूसरा कोई इनकम का सोर्स हुआ नहीं करता था। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति घटित हुई कि आज से लगभग 30 साल पहले पिताजी हमारे केले का ठेला अल्फ्रेड के रेलवे स्टेशन के पास लगाते थे और वहाँ एक निर्माण हो रहा था एक होटल का। उसका छज्जा गिर गया, उनके ऊपर गिर गया, तो वो मतलब वो कुल मिला के कोमा में चले गए। तो करीब 4 दिन तक वो जो है हमारी आर्थिक स्थिति इतनी टूट गई कि हम ना तो इलाज करवाने में सक्षम थे, ना किसी तरीके से घर की स्थिति उठाने में सक्षम थे। लेकिन नतीजा ये था कि घर परिवार समाज के लोगों ने भी हमारे को तिरस्कार कर दिया। फिर कैसे-तैसे पूरी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। तो भैया थे हमारे, वो भी हमारा सहयोग करते थे। तो हम जब स्कूल जाते थे, तो एक दिन भैया स्कूल जाता था तो हम केले का ठेला देखते थे और अगले दिन मैं जाता था तो भैया देखते थे। यानी इसी तरीके से हम दोनों भाइयों ने परिवार भी पाला, घर भी चलाया। फिर कैसे-तैसे वहाँ पर म्युनिसिपैलिटी ने परेशान करना चालू कर दिया, तो वहाँ से हमारा ठेला भी भर के ले गए। तो स्थिति ये हो गई कि खाने के लाले पड़ गए। अब करें तो करें क्या? तो फिर हम दूसरे के यहाँ प्राइवेट नौकरी करी, चाय के होटलों पे काम किया।
प्राइवेट किराना की दुकान पे काम किया, लेकिन वहाँ से भी स्थिति सुधर नहीं पाई। तो फिर हमारा मन बना कि क्यों ना हम सहयोग करने के लिए पिताजी का और एक और विकल्प है, तो मैंने अपना खुद का एक चाय का खोमचा खोला। उसमें मैं 5 लीटर दूध की चाय बनाता था, सुबह 5 बजे उठता था और 6 बजे जब मैं पूरा तामझाम तैयार करके रात के 10 बजे तक चाय बेचा करता था। वो एरिया भोपाल का मार्बल मार्केट हुआ करता था, पुल बोगदा। वहाँ मैं ₹2 की चाय बेचा करता था और चाय जब बेचता था तो उस परिवेश में मेरे यहाँ जो ग्राहक आते थे, कोई बीवी वीआईपी नहीं आते थे, बल्कि उस एरिया में मार्बल मार्केट की जो लॉरी या ट्रक खाली करने वाले हम मार्बल मज़दूर आते थे। आप समझ सकते हैं वो किस कंडीशन में होता था। वहाँ पर अगर आज की स्थिति बात करूँ तो आप मेरे दुकान में पानी पीना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इतना माहौल और मेरे जो गेटअप हुआ करता था, कोई ड्रेस अप कोट नहीं होता था, बल्कि सैंडो बनियान पहनता था, एक चड्डा और एक गमछा टाँगा करता था और चाय बेचा करता था। इसी तरीके से मेरी दिन दुनिया चल रही थी। कभी-कभी गर्मी में दूध फट जाता था, तो वो स्थिति और विकट हो जाती थी। तो कुल मिला के जुए की तरह ज़िंदगी चल रही थी। अगर धंधा हो गया, 50-60 रुपए कमाते थे, उसी में परिवार का जीवन यापन करते थे। योग संयोग से बात करूँ इस बिज़नेस की, तो ये मेरे जीवन में जो बिज़नेस आया, मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर बीएम गुप्ता जी के बड़े भ्राता श्री मिस्टर केबी गुप्ता जी के माध्यम से मुझे ये बिज़नेस मिला। वो एमपी में जेईई थे। उन्होंने जिस एरिया में मेरी मार्बल मार्केट की जो चाय की दुकान हुआ करती थी, वहाँ पर वो इंस्पेक्शन करने आए एक बार, क्योंकि वहाँ बहुत लोग डायरेक्ट लाइट चोरी करके अपने ड्रिल मशीन और ये कटर वगैरह पत्थर काटने वाली मशीन चलाया करते। तो एक बार उनको रेड डालने का मौका मिला। तो उन्होंने पूरे एरिया में कच कार्रवाई करी और सभी कई चालानी कार्रवाई करी और उनके स्टाफ में उड़न दस्ते में करीब 16 लोग थे। तो 16 लोगों में से सब लोगों ने चालानी कार्रवाई करने के बाद उनको एहसास हुआ कि भाई थकान हो गई, आलस हो गया, उपासी हो गई, तो क्यों ना चाय पी जाए। तो उन्हीं के 16 लोगों के बीच में से एक आदमी ने सर से बात करी कि सर चाय पी जाए। तो चाय का ऑर्डर दें, तो उन्होंने कहा ठीक है, आस-पास में कोई होटल पे जाके चाय का ऑर्डर दिया। तो वो उनका एक कर्मचारी एमबीबी का मेरे पास आता है, भाई साहब आपके यहाँ चाय की दुकान के अलावा कोई और अच्छी चाय की दुकान है क्या? क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी, 16 गिलास थे, सीका था और एकदम से मक्खियाँ भिनभिनाती थी और सीवेज के ऊपर खड़ा होके मैं चाय बनाता था। तो उन्होंने मन को मारते हुए मुझसे पूछा कि भाई अगर इससे अच्छी कोई चाय की दुकान है तो आप बताइए। तो मैंने कहा जो कुछ है यही है। तो कह लगा ठीक है, आप अच्छा गिलास धो के 16 चाय बना के वहाँ लाइए। तो मैं 16 चाय बनाकर ले जाता हूँ और मैं देकर आता हूँ। बात आती है गिलास खाली हो जाते हैं और जब मैं पैसे लेने जाता हूँ, तो मैं उसी बंदे से बात करता हूँ जो मेरे को चाय का ऑर्डर दे रहा है। मैंने कहा भाई साहब पैसे चाय के? तो कह रहा है हमारे साहब अभी थोड़ा-सा आगे चले गए, जैसे ही लौट के आते हैं हम आपके यहाँ पैसे पहुँचवाते हैं। तो थोड़ी देर बाद स्वयं केबी गुप्ता जी चलकर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं भाई साहब चाय आपके यहाँ से आई थी? कह जी सर। तो मैंने कह सर मज़ा नहीं आया चाय में। सर मज़ा नहीं आया तो पैसे नहीं देंगे? नहीं, नहीं दरअसल बात ये नहीं है। चाय कितने की आपकी? मैंने सर ₹2 की। मैं आपको ₹5 दूँगा मेरे लिए स्पेशल अदरक इलायची की स्पेशल चाय बना के पिलाइए। तो मैं इनको ये स्पेशल अदरक इलायची डाल के चाय बनाता हूँ और जैसे ही वो चाय पीते हैं, वो पीने के बाद तुरंत तारीफ़ कर देते हैं और तारीफ़ करते हैं तो आपको कैसा लगता है? वैसे अगर हर आदमी के सामने तारीफ़ की जाए तो उसका चेहरा अलग प्रसन्नित हो जाता है, वैसे ही मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शायद तारीफ़ के पीछे उद्देश्य क्या। लगातार उनकी ड्यूटी पूरे 1 हफ्ते तक चली, तो सुबह 16 चाय जाती थी, शाम को 16 चाय। इस तरीके से 32 चाय का धंधा मुझे और 1 हफ्ते तक लगातार मिला। 1 हफ्ते के बाद सर की ड्यूटी हट गई, ठीक 15 दिन तक कोई भेड़-भाड़ नहीं। एक दिन क्या होता है, सवेरे-सवेरे मैं अपनी दुकान 6 बजे खोलता हूँ और चाय बना रहा होता हूँ, तो सवेरे-सवेरे गुप्ता जी मेरे पास आ जाते हैं और वो बोलते हैं, "भई क्या बात है?" मैं, "सर बढ़िया, बहुत दिनों बाद देखे हैं, आपकी ड्यूटी हट गई थी, तो क्या बात?" तो उन्होंने क्या मेरी चाय बनाओ। जैसे ही चाय बना के पिलाता हूँ उन्हें, चाय पीने के बाद एक प्रश्न मेरे सामने रखते हैं, "भाई साहब आप कपड़े पहनते हो?" मैं चौंक गया यार, मैंने कि नया आदमी 7 दिन पहले पुराना परिचय, राम-राम, दुआ-सलाम होना चाहिए। लेकिन ये कौन-सा शब्द है कि भाई साहब आप कपड़े पहनते हो? तो मैं जल्दबाजी में, मैंने कहा यार ऐसा नहीं, यार जल्दी-जल्दी दुकान खोलने के चक्कर में शायद मैं कपड़े पहनने भूल गया हूँ। तो मैंने ऊपर से नीचे अपने आप देखा, तो मैंने कहा यार बाकायदा पैंट भी है, शर्ट भी है। फिर मैंने पलट के देखा, फिर उन्होंने पूछा फिर कपड़े पहनते हो? मैंने कहा साहब बिल्कुल पहनते हो। फिर मैं साइड में जाके मैं कहीं से फटा-वटा तो नहीं है? ऐसा पूरा देखा। फिर उन्होंने पूछा भाई साहब आप कपड़े पहनते हो? मैंने कहा जी साहब बिल्कुल। कहला इतनी बात बताने के लिए आपने इतना समय लिया, अगर ये बात आप मुझे पहली बार बता देते तो लाखों रुपए का आपको एक बिज़नेस बताता मैं। तो मैं सर क्या बात है? कहने लगे आप, मेरे पास एक विकल्प है, एक अपॉर्च्युनिटी है, आप अपने बिज़नेस के साथ-साथ इस बिज़नेस को भी कर सकते हो और हिंदुस्तान में अपना नाम, सम्मान और पैसा बना सकते हो। तो मैं आपका इत्मीनान से आधा घंटे का समय लूँगा, जब भी आपके पास फुर्सत हो मुझे समय निकाल के मिलिए। तो वो क्या करते हैं, अपना एक विज़िटिंग कार्ड मुझे देके चले जाते हो। 1 हफ्ते तक मैं अपनी दुकान चलाता हूँ, लेकिन संडे आधे दिन बाज़ार खुलता है, तो मैं उस दिन आधे दिन बाज़ार खोलता हूँ, फिर मेरी इच्छा होती है, भई पिक्चर देखने का शौक हुआ करता है। तो वहीं पीछे एक रंभा टॉकीज़ थी, उसमें पिक्चर देखने जाता हूँ, मिथुन चक्रवर्ती की, देख के आधे 3 घंटे बाद आता हूँ। तो जेब में हाथ डालता हूँ तो मुझे गुप्ता जी का कार्ड मिलता है, तो मैं चलो यार संडे है, उस दिन मुझे सुबह-सुबह परेशान कर रहे थे, आज मैं ये परेशान करता हूँ। तो मैं वहीं से फ़ोन लगाता हूँ, सर नमस्कार, मैं चाय वाला बोल रहा हूँ जिसे आप लाखों करोड़ों लोग की बात बताने के लिए बेताब थे। तो कहने लगे आप कहाँ खड़े हो? मैं साहब मैं रंभा टॉकीज़ के गेट के पास, पुलिस चौकी से पास में लाल बूथ पे खड़ा हूँ, यहाँ ₹1 का सिक्का फ़ोन डाल के उससे बात कर रहा हूँ। तो कह रहा ठीक है मैं आधे घंटे में आता हूँ। अब आप देखिए साहब, इस आधे घंटे में मेरे दिमाग में क्या इमेज बनी कि भाई जो व्यक्ति 16 लोगों का बॉस है, एमपीवी में अधिकारी है, वो मुझे काहे से लेने आएगा?
कम से कम वो मुझे काय में लेने आएगा साहब कार से, लेकिन होता क्या है, आधे घंटे बाद गुप्ता जी तो आते सर लेकिन किसी कार से नहीं आते, बल्कि बजाज सुपर का खटारा स्कूटर उसे भी बैठ के नहीं उसे भी धकाते हुए लाते। तो जितना मुझे हँसी उस पिक्चर में नहीं आई थी, उससे ज़्यादा हँसी मुझे उस सिचुएशन में आ रही कि मेरे जीवन में कार में बैठने का सौभाग्य नहीं है। तो फिर मैंने मन को मारते हुए सुत्ता ही पूछा, "सर ये क्या दिक्कत है?" तो कह रहे, "यार गाड़ी खराब हुई।" तो कह ठीक है सुधरवाते हैं, तो सुधरवा के हम उनके घर आधे घंटे में पहुँचे। फिर उन्होंने आधे घंटे में एक आधे वीडियो दिखाया, सेकंड एनिवर्सरी का, उसमें कुछ लोग महिलाएँ फैशन शो कर रहे थे कपड़े पहन के, कुछ बच्चे कर रहे थे बाबा सूट पहन के, कुछ जेंट्स कुर्ता पजामा कोट पैंट पहन के फैशन शो कर रहे थे, करीब आधे घंटे चला। और आधे घंटे के बाद उसमें एक व्यक्ति लंबा सांवला-सा आता है और बोलता था, "इस सिस्टम को मैं 27 महीने से कर रहा हूँ, 27 महीने में 37 लाख रुपए कमाए।" एक बोलता है, "इस सिस्टम को मैं 23 महीने से कर रहा हूँ, 23 महीने में मैंने 20 लाख कमाए।" इस टाइप से लोगों ने अपने-अपने वक्तव्य दिए, तो मेरे दिमाग में कुछ बात हजम ही नहीं हुई। फिर मैंने पूछा, "सर ये बात बताओ, सारी बात सही अपनी जगह, ये सारा पैसा आता कहाँ से है और कैसे?" तो उन्होंने बोला था कि इनको इतना पैसा बताने के लिए, झूठ बोलने के लिए आपने या आपकी कंपनी ने कितना पैसा दिया? बोला, "ये पैसा कहाँ से आता है?" मैं तो उन्होंने पूरा प्लान समझाया, फिर मुझे प्लान देख के समझ में आया कि यार बीच का पैसा बीच वाले को जाता तो वो बीच वाले बड़े हो जाते और किनारे वाले किनारे पे रह जाते। क्यों ना किनारे वाला आदमी अगर बीच में आके बीच की व्यवस्था सँभाले और प्रचार-प्रसार करे और ज़िम्मेदारी ले और आगे लोगों को बताए, तो क्यों ना वो भी बीच वाला आदमी शिखर पे जा सकता है। ये बात समझ में आई। फिर अपन ने इस बिज़नेस को जॉइन करने के लिए तत्काल में मेरे पास पैसा नहीं हुआ था कि उस समय ₹1500 लगते थे। लेकिन 3 महीने का मैंने इंतज़ार करवाया क्योंकि उस समय ₹10 रोज़ का एक मेरा प्राइवेट बैंक में खाता चलता था, वो खत्म हुआ, उसका पैसा आया, मैंने बिज़नेस को जॉइन किया। जॉइन करने के बाद फिर मैंने अपने शुभचिंतक मित्र बंधु यार रिश्तेदार परिवार के साथ बातें शेयर करी। धीरे-धीरे अपने लोगों ने तो मेरा हौसला बढ़ाया लेकिन साथ नहीं दिया। लेकिन मेरे दुकान पे जो ग्राहक आते थे उनसे मैंने बात करी, उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा और उन्होंने इस बिज़नेस को मेरे साथ जॉइन किया। नतीजा ये हुआ 2 लोगों को जॉइन कराया, फिर 2 से 4 को करते-करते मामला ऐसा बढ़ा कि सारी की सारी स्थिति अपने आप बदलती चली गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस बिज़नेस ने मुझे वो चीज़ दी जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। मेरे को मेरी औकात से ज़्यादा इस बिज़नेस ने दिया और मैं मेरे खानदान का ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जिसने विदेश यात्रा करी। मैं अपने खानदान का पहला व्यक्ति हूँ जिसने अपने नाम से कार ली। मेरे खानदान का ऐसा व्यक्ति जिसने अपने नाम से मकान लिए, प्रॉपर्टी ली। दोस्तों ये बिज़नेस ने मुझे वो दिया है जो कभी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन इस बिज़नेस के पीछे करने का केवल एक कारण था, इस बिज़नेस को मैं क्यों किया सर उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे सामने जिस समय मैं केले का ठेला लगाता था, तो मेरे सामने एक मित्र रहता था। उसके पिताजी ने उसको एक बाइक दिलाई थी स्प्लेंडर, नई-नई ले आया था। अगले दिन मैंने चलो यार दोस्ती के नाते इस गाड़ी में मैं बैठ के देखूँ। तो मैं जैसे ही उस गाड़ी के ऊपर बैठा तो उसने झट से आया और उठा के फेंक मेरे को धक्का देके गिरा दिया और बोला है, "तुम्हारे बाप की गाड़ी हो तो बैठना।" तो मेरे को साहब वो बात चुभ गई। उस दिन से फिर मैंने किया अगर मैं बैठूँगा तो अपनी खुद की गाड़ी में बैठूँगा और बैठूँगा ही नहीं। तो शुरू में जब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया 6 महीने में मेरी अच्छी कैपेबल इनकम आने लगी तो मैंने इस सिस्टम से एक स्प्लेंडर बाइक ली। लेकिन दोस्तों मुझे उस समय गाड़ी चलाना नहीं आती थी। तो मैंने एक हमारे मित्र को बोला विजय श्रीवास्तव जी को, "साहब आप हमारा सहयोग करो।" तो उन्होंने बोला, "भाई साहब मैं फ्री आदमी नहीं हूँ, मुझे क काम धंधे की तलाश है।" तो मैंने कि, "क्या चाह रहे हो?" बोला, "मुझे 1000-2000 की अगर कोई नौकरी मिल जाए तो मैं वो करूँगा, तुम्हारी थोड़ा गाड़ी चलाऊँ।" मैंने कहा, "₹2000 की तनख्वाह मैं आपको दूँगा, आप मेरी टू व्हीलर बाइक चलाओ, मैं आपको ड्राइवर रखता हूँ।" तो मैंने दोस्त अपनी बाइक के लिए ड्राइवर रखा और उस ड्राइवर के माध्यम से मैंने बिज़नेस को पूरे के पूरे अपने क्षेत्र में किया, बड़ा किया और मेरा नतीजा ये हुआ कि वो मेरी उस प्रयास से मेरे नीचे और बहुत सारे साथी सहयोगी आए जिन्होंने मेरा उस समय मनोबल बढ़ाया। उसमें सर्वप्रथम अगर बात करूँ तो बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया अपनी मौसी के यहाँ गया दौड़ बेरा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कि मौसी जी को बताऊँगा। लेकिन मौसी जी हमसे हैसियत में बहुत अपर थे। उन्होंने हमें तवज्जो भी नहीं दिया। उन्होंने बोला, "भई आप खाना खाइए, रहिए, रुकिए और अपने घर जाइए क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारा तामझाम तुम्हारे भैया अगर सुन रहा है तो समझाओ, नहीं तो कोई बात नहीं।" तो मैं एक ही भरोसा लेके गया था, मैंने कहा ये इनको दे दूँगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कि भाई यहाँ आस-पास में कोई फ़ोटोकॉपी की दुकान हो तो बताइए, फ़ोटोकॉपी कराई और फ़ोटोकॉपी कराने के बाद वो फ़ोटोकॉपी पे जो दुकान संचालक थे वो हरिओम कटारिया जी थे, उन्होंने 1 कॉपी करी, मैंने कि भाई साहब कितने की कल 50 रुपए में था 20 कर दो। तो उन्होंने 2 करी और तीसरी जैसी करी उन्होंने पूछा, "भाई जी आरसीएम क्या है?" मैंने कहा, "भाई साहब आधा घंटा लूँगा समझाने।" उन्होंने आधा घंटा समझाया, पूरा उनको समझ में आया, उन्होंने पहली फुर्सत में मैंने इसको हाथों-हाथ लिया। तो मतलब मुझे मेरे लोगों ने किनारे किया लेकिन अजनबी ने मेरे को सहारा दिया। तो दोस्तों इस बिज़नेस में सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि अपने शुभचिंतक मित्र बंधु यार दोस्त जिनसे आप उम्मीद रखते हैं, दरअसल जिनसे पे आप भरोसा करते हैं। तो कहते हैं ना पुरानी कहावत है, भरोसे की भैंस बड़ा जनती है। तो मेरे साथ भी जिन लोगों की मैंने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट का आज भी कोई मेरे साथ नहीं आया, लेकिन अननोन पर्सन ने मेरे बिज़नेस में सहयोग किया। उसी श्रेणी में हरिओम जी के माध्यम से उनके स्टाफ में काम करने वाले सुशील मेवाड़ा जी उनके यहाँ ₹20 रोज़ में नौकरी करते थे। आज वो भी इस सिस्टम से बहुत बड़े उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। ऐसे ही बहुत सहयोगी मेरे को प्रदीप राठौर जी मिले, इधर जितेंद्र सक्सेना जी मिले, गुलाबधर दुबे जी मिले। इसी तरीके से संजय उजेरिया जी, इन सारे लोगों ने जगदीश डांगी जी
ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरा हौसला अफ़ज़ाई करी, नतीजतन ये हुआ कि धीरे-धीरे मैं इस सिस्टम के शिखर पे चला गया। तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि इस सिस्टम से मुझे वो मिला है, जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं करता। मेरे साथ के लोग जो मेरे स्कूल में थे, मेरे पड़ोस में थे, आज वो वहीं की वहीं संघर्ष कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी आज भी कशमकश वाली है, कम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी है। लेकिन दोस्तों आज मेरी ज़िंदगी इस सिस्टम से आनंदमय हो गई है, एन्जॉयमें वाली हो गई, सक्सेसफुल वाली हो गई। जिधर मैं जाता हूँ, उधर मेरे चर्चे होते हैं। जिधर मैं जाता हूँ, समाज में भी अगर मैं बात करूँ तो इस सिस्टम से मेरे को वो परिवार का रिश्ता आया जिसके मैं योग्य नहीं था, जो आज मेरी अर्धांगिनी बनी है, मैं उसके योग्य नहीं था इतने बड़े परिवार से ड्यू टू आरसीएम। दोस्तों जब मेरा इस सिस्टम से अच्छा माहौल बना, तो लोगों में चर्चे होने लगे, जब वैसे जाने लगा तो समाज के लोग भी तो ये सिस्टम मुझे जो मेरे घर में मेरी पत्नी आई है, वो मेरे को आरसीएम के थ्रू ही मिली। दोस्तों क्या था एक मीटिंग में सीओर करने गया था, तो सीओर में जब मैंने अपना स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट बनाया, तो वहाँ उनके चाचा जी सुनने आए थे। तो चाचा जी ने सुना और उनकी इच्छा हुई यार बच्ची को इसी से संबंध कराना है, तो उन्होंने मेरा पूरा बैकग्राउंड ले लिया, केवल उन्होंने मुझसे घुमा-फिरा के टीम से मेरा पैन कार्ड निकलवा लिया और दोस्त पैन कार्ड निकलवाने के बाद उन्हें पूरे मुझे नहीं पता था कि पैन कार्ड में क्या-क्या होता है। तो पैन कार्ड से उन्होंने मेरा पूरा बायोडाटा निकाल लिया और सारी की सारी चीज़ें उन्होंने निकाल के फाइनली कर दिया और जब उन्होंने मेरा पूरा स्टेट निकाला तो उस दौर मेरे खाते में 20 लाख रुपए कैश होता। तो दोस्तों उन्होंने पहली फुर्सत में एन-के पर कुछ भी करना है और तामझाम लगा के शादी का संबंध करा दिया। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है इस बिज़नेस को जाता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें कि मेरा खुद का खाता नहीं हुआ करता था उस दौर में। जब मेरा ये बिज़नेस में जब मेरा पहला चेक आया था तो मेरे को साथ दिक्कत ये आई क्योंकि चेक मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप का मिला था। तो मैं जाता था उसको देता था, जमा करता था तो एक बैंक वाले तुरंत एक सिक्का पकड़ा देते टोकन कहते भाई रुको आधे घंटे बाद पैसा मिला। आधे घंटे बाद मुझे 250-300 जो भी वजीफ़ा स्कॉलरशिप मिल जाती। लेकिन आरसीएम का जैसे ही मेरे घर में चेक आया तो जिस एरिया में मैं रहता था, असामाजिक तत्वों का वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमावेश था। तो वहाँ पर डाकिया ये जब पहला स्टेटमेंट मेरे घर लेके आया, तो माताजी हमारी हँसी-हँसी थे, पढ़ी-लिखी नहीं, जैसे ही उन्होंने मेरे नाम से देखा, तो वो घबरा गई कि भैया बच्चे ने कौन-सा अपराध कर दिया जो इसके नाम का वारंट आ गया। तो वो दौड़ी भागी दुकान पे आई कि भैया तेरे नाम तूने क्या गलती कर दी है? पुलिस वाले ये डाकिया तेरे ये लेके आया। तो मैंने जब गौर से देखा मैं भी घबरा, जैसे ही उसपे आरसीएम का नाम लिखा, तो मेरे को लगा कि नहीं यार ये कंपनी है। फिर मैंने गुप्ता जी को बोला सर ये कोई स्टेटमेंट आया, तो इसमें ये चेक वगैरह आया, तो कह रहा भाई ये तुम्हारा चेक है, बधाई हो तुमने काम किया था, तुम्हें पैसा आया। तो फिर मैंने सर इसको मिलेगा कह रहा बैंक में जाके आपको डालना और आपके खाते में जाएगा। तो मैं भई उसी चेक को अगले दिन लेके चला गया और बैंक में जाके बोला जी क्योंकि उसपे एक्सिस बैंक लिखा था, तो एक्सिस बैंक की ब्रांच में चला गया। मैंने साहब ये चेक तो कह रहा ये अकाउंट पे चेक है। मैंने ये क्या होता है? कह रहा आपका खाता खुलेगा उसमें जाएगा। मैंने साहब मेरा तो खाता ही नहीं है। तो फिर मैं कह रहा आप किसी गारंटर को लाओ, आपकी खाता तब तक खुलवाया। तो गुप्ता जी से मैंने बात करी तो उन्होंने अपनी गारंटी लेके खुलवा दिया। फिर मैं चेक डाल के गया, फिर आधे घंटे में साहब पैसा दो। कह रहा साहब अभी नहीं मिलेगा, ये क्लियरिंग में गया 3-4 दिन बाद आएगा। तो मैंने कहा ये 3-4 दिन बाद आएगा क्लियरिंग? मैंने कहा फिर पागल बना दिया मैंने की। फिर उन्होंने बोला कि क्लियरिंग का मतलब होता है कि 3 से 4 दिन लगते हैं बैंक में खाते दूसरे बैंक में पैसा आने। फिर जब वो पैसा आया तब मुझे भरोसा हो तो दोस्तों कुल मिला के समय-समय पे मुझे सारी जानकारी अपने सीनियर से मिलती गई। बिज़नेस के जो भी रूपरेखा रणनीति बेसिक सारे मुझे बताए गए और उसके नैन पे मैं चलता रहा। लेकिन दोस्तों मेरा आप सभी से एक ही मैसेज है कि आप केवल एक ही बात पर अड़े रहे इस बिज़नेस में अगर सक्सेस हुआ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती और मेरी सफलता का एक ही राज है कि मेरे को भरोसा दिलाया मेरे सीनियर ने कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मुझे मेरे भाई ने भरोसा जब मैं इस बिज़नेस को करने लगा, तो भाई ने भी मेरा मनोबल तोड़ा कि भाई चाय बेचो, ज़्यादा हवा में मत उड़ो नहीं तो ज़मीन में आ जाओगे। तो मैंने बोला भाई साहब चाय ज़मीन पे ही बेच रहा हूँ, कोई ताजमहल के चौथे मीनार पे नहीं अगर उतरा भी ना तो ज़मीन पे ही रहूँगा। तो मेरे भाई ने भी मेरा मनोबल गिराया लेकिन धीरे-धीरे जब माहौल बना, तो धीरे-धीरे जब उन्होंने मेरी उन्नति, तरक्की और ग्रोथ देखी, तो वो भी मेरे सिस्टम में मेरे सहयोगी बने। तो मेरा कहना मतलब जो करते हैं, आपका मज़ाक वही आपको देते हैं आगे चल के संभा तो दोस्तों कहते हैं ना जब-जब ये जो व्यक्ति जिस पर हँसा पलट कर उसी ने इतिहास रचा। तो आप भी जो भी अगर आपके प्रति हँस रहा है, तो बिल्कुल हँसने दीजिए क्योंकि आपके लिए एक मोर्चा, एक माहौल तैयार हो रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि राजा चले बाज़ार और भोगे कुत्ते हज़ार। तो कहने का मतलब अपने को किसी को कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना, लेकिन मीनिंग ये है कि जब आदमी सफल और सक्सेस होता है, तो पीछे-पीछे उसके साथ बहुत सारी बातें पीछे उड़ती है। तो कहने का मतलब है आप ज़माना जाए भाड़ में, अपन जाएँ सफलता की आड़ में। केवल आपको अपने आप पे भरोसा करना है, खुद पे भरोसा करना है और इस बिज़नेस में अगर आपको आगे आना है, तो खुद पे भरोसा करना है और बोलना है खुद को देखा जिसने वो खुदा हो गया और जग को देखा जिसने वो जुदा हो गया। तो दोस्त ये बिज़नेस खुद को खुदा बनाने का है और खुद की कमियों को दूर करें और खुद के अंदर आकलन करें कि मैं इस बिज़नेस को कहाँ से बेहतर कर सकता हूँ और अपने आत्मनिर्भर बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आप अपने सीनियर अपलाइन के सपोर्ट में रहें, उनसे नॉलेज लें, उनसे मार्गदर्शन लें, इनके रोड मैप पे काम करें क्योंकि ये बिज़नेस आपको शून्य से शिखर पे ले आता है। अगर शिखर पे जाना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगी और दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत।